अच्छी खबरों की शुरुआत आज देश की बढ़ती ताकत की तस्वीर से करेंगे। इस तस्वीर को देखकर आपको देश की बढ़ती ताकत का एहसास होगा। आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको नजर आएगी, सेना की शक्ति में इजाफा नजर आएगा और ये तस्वीर दुश्मन को भी खबरदार करेगी। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को लेकर बीते कुछ सालों में काफी तेजी से काम हो रहा है और यही वजह है कि मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए सेना के तीनों अंगों को लगातार एडवांस हथियारों से लैस किया जा रहा है और नए हथियारों का परीक्षण भी किया जा रहा है ताकि जंग के हालात में फौज सभी मोर्चों पर दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सके। इसी कड़ी में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में यह परीक्षण अभी 2 से 3 दिन और चलेगा। परीक्षण में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम ने तय टारगेट को बेहद सटीकता से ध्वस्त कर दिया। पिनाका के इस अपग्रेडेड वर्जन से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। Now. उन्नीस के कारगिल युद्ध में जिसने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों को जिसने पीछे हटने के लिए मजबूर किया, उस पिनाका मार्क 1 का बेहद घातक वर्जन भारतीय सेना के लिए तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर जब पोखरण में इस नए वर्जन का परीक्षण सफल रहा तो सेना और DRDO के अधिकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिनाका रॉकेट सिस्टम के इस नए अवतार को पिनाका MK1 ERPS का नाम दिया गया है, जिसकी ताकत को DRDO और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में परखा गया। पिनाका के इस अपग्रेड वर्जन ने परीक्षण के दौरान सभी पैमानों पर खरे उतरते हुए टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। बेहद एडवांस तकनीक से लैस पिनाका का अपग्रेड वर्जन अपने दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता। उड़ान क्षमता, नेविगेशन, सटीकता और स्पीड के मामले में ये बेजोड़ है। तो वहीं हर मौसम और हर परिस्थिति में किसी गाड़ी, बंकर, बेड़े, तोप या किसी भी टारगेट पर तबाह करने की इसकी खूबी इसे बेहद घातक हथियार बनाती है। 3, 2, 1, now. Three, 2, 1, now. सबसे बड़ी बात रहेगी कि जब भी ये दुश्मन देश के ठिकानों पर यहां से मिसाइल दागेगा तो ऐसे में दुश्मन देश का रडार इसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएगा और जब वो जवाबी कार्रवाई करेगा तब तक ये अपनी लोकेशन करीब 4 से 5 किलोमीटर आसानी से बदल चुका होगा। अब तक ये फैसिलिटी बोफोर्स में है और उसके बाद इसमें अपग्रेड की गई है। इसके अलावा ये मैदानी इलाकों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में भी ये उसी तरीके से काम करने वाला है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ रहेगा, बहुत आसानी से ये मूवमेंट कर सकता है। 3, 2, 1, now. 3, 2, 1, now. पाकिस्तान और चीन जिस तरह से आए दिन भारत के खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचते रहते हैं, उसे देखते हुए पिनाका का नया अवतार उनके लिए काल साबित होगा, क्योंकि ये 45 किलोमीटर तक टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करने में सक्षम है और इस पर 100 किलो तक एमिनेशन लोड किया जा सकता है। साथ ही पिनाका का अपग्रेड वर्जन निशाना लगाने के बाद भी अपनी दिशा को बदल सकता है और टारगेट को भी सटीक तरीके से हिट कर सकता है। नए इस हाईग्रेड अपग्रेड वर्जन के साथ सेना को बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं चीजें और हो सकता है कि आने वाले दिनों में खासकर बॉर्डर एरियाज में, सीमावर्ती इलाकों में इसका प्रयोग किया जाए, वहां पर इसको सिस्टम को लगाया जाए और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सेना अलग अलग जगह अपनी जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करे। पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का परीक्षण पोखरण में अभी 2 से 3 दिन और चलेगा। DRDO की ओर से तैयार किया गया हथियार
पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारतीय सेना की जरूरतों और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए ही अपग्रेड किया गया है, ताकि भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 1999 में पहली बार मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की घातक मारक क्षमता और अचूक निशाने के बारे में पता चला था। तब करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया था। पिनाका मार्क 1 संस्करण को युद्ध में शामिल करने की वजह से भारतीय जवान पहाड़ की चोटियों पर तैनात पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को निशाना बनाने में कामयाब रहे थे। पिनाका की वजह से ही भारतीय सेना ने देश की सीमा में धोखे से घुस आई पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया था। ये वो वक्त था जब मौसम का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिक 160 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे और चुपचाप हमारी सैन्य चौकियों पर कब्जा जमा लिया था, जिनको सर्दियों में भारतीय सेना की तरफ से खाली करवा दिया गया था। भारतीय सेना की इस नीति का फायदा पाकिस्तानी सेना ने उठाया था। पाकिस्तान की तरफ से इस धोखे का परिणाम करगिल युद्ध के तौर पर सामने आया, जो करीब 2 महीने तक चला। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। युद्ध में विजय हासिल करते हुए पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव भागने को मजबूर कर दिया और भारतीय चौकियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से आजाद करवा लिया। लेकिन ऊंची चोटियों पर बैठकर गोली बरसा रहे पाकिस्तानी सैनिकों से उस क्षेत्र को छुड़वाना कोई आसान काम नहीं था। तब भारतीय सेना के पास आज की तरह अत्याधुनिक उपकरण या फिर दूसरी तरह के सैन्य साजो सामान नहीं थे। ऐसे में बोफोर्स तोप के अलावा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने करगिल युद्ध में अपनी मारक क्षमता को बखूबी साबित किया। और यही वजह रही थी कि करगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल से पाकिस्तान को खदेड़कर वहां तिरंगा फहराते भारतीय सैनिकों की तस्वीरें मेरे और आपके जहन में आज भी ताजा हैं। यही वजह है कि पिनाका को बनाने वाले डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसे लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी का नतीजा यह है कि आज पूरा देश जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन के सफल परीक्षण का गवाह बना है। आज हुए इम्तिहान को इस रॉकेट सिस्टम ने नए अवतार पिनाका MK1 CRPS ने पूरी क्षमता और दक्षता से पास किया है, क्योंकि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन से दागी गई मिसाइल ने 45 किलोमीटर दूर टारगेट को भी बड़े आराम से भेद दिया। इस दौरान लॉन्च होने के बाद भी पिनाका से दागी गई मिसाइल दिशा बदलने में सक्षम रही है और अपने टारगेट को सटीक तरीके से हिट भी किया है। इसी दौरान मिसाइल के जरिए 100 किलोग्राम तक गोला बारूद को ले जाने की क्षमता भी परखी गई। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल की लंबाई 15 फुट जबकि वजन 280 किलो है। दरअसल पिनाका मिसाइल को दागने वाले सिस्टम को ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका कहते हैं, जिसे सेना के वाहन से ही लॉन्च किया जा सकता है। आज के परीक्षण से एक बात साफ हो गई है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी भी भारतीय सेना की ताकत पर भारी नहीं पड़ सकती। अभी जो नया सिस्टम है एरिया डिनायल सिस्टम, इसमें इसकी रेंज बढ़ा के 70 किलोमीटर कर दी है और ये रॉकेट सिस्टम का बदले हुए मिसाइल आ गई है। ये दुश्मन के एरिया टारगेट जो है, जैसे उसका गन एरिया है, टैंक कॉन्सेंट्रेशन है, ट्रुप कॉन्सेंट्रेशन है, उसका फ्यूल डंप है, उसका एम्यूनेशन डंप है, उसका हेलीड्रोम है, या पाकिस्तान का कोई शो विंडो में, शो विंडो मतलब बॉर्डर से लेकर 70 किलोमीटर के अंदर कोई भी उसके रनवे या एयरफील्ड है, जैसे राजस्थान में बन रहे हैं बॉर्डर के पास में, उनको बड़े पैमाने पर कुछ ही सेकंडों में बर्बाद कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी, इसकी मोबिलिटी, इसकी स्पीड, इसकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा तरक्की की गई है और ये हिंदुस्तान का अपना बनाया गया हुआ है, इसलिए इसमें हर प्रकार से स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान ब्रह्मोस की तरह इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर फ्रेंडली फोर्सेस को बेच सकेगा। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम अगली गुड न्यूज आपको बता देते हैं। बंगाल से आई है, जहां दुर्गा पूजा के मद्देनजर ममता सरकार ने दिया है शानदार तोहफा।
दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बंगाल समेत पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस बीच ममता सरकार के एक फैसले ने बंगाल के लोगों की खुशी को दोगुना कर दिया है। राज्य सरकार ने आयोजकों और लोगों की इस खुशी को दोगुना करते हुए राज्य में दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली समितियों को मिलने वाली रियायतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इसके साथ ही राज्य सरकार के दफ्तर 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। यानी राज्य के कर्मचारियों को 11 दिन की छुट्टी देने का ऐलान भी कर दिया गया है। মা দুর্গা ভাড়ার ভর্তি করে দেবে আমি আশা করি। তাই এবারে আমরা আমাদের কষ্ট থাকা সত্ত্বেও 50,000 টাকাটা 60,000 টাকা করে দিলাম। असल में कोरोना के कारण करीब 2 साल पहले दुर्गा पूजा का जश्न फीका रहा, लेकिन इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और पाबंदियों को लेकर भी कोई टेंशन नहीं है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, उनकी परेशानियों को समझा और फिर उन्हें राहत देने की कोशिश की। सरकार की तरफ से इस बार दुर्गा पूजा कमेटियों को पिछली बार से 10,000 रुपए ज्यादा अनुदान दिया जाएगा। हर कमेटी को 60,000 रुपए सरकार देगी। बिजली भी रियायती दर पर मिलेगी। बिजली बिल पर 50% के बजाय 60% छूट दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के सभी दफ्तर 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों को पूरे 11 दिन की छुट्टी। আমি ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে 50% থেকে কনসেশনটা 60% বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। दुर्गा पूजा को यूनेस्को पहले ही सांस्कृतिक विरासत घोषित कर चुका है, इसलिए राज्य सरकार दुर्गा पूजा को एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार के रूप में बढ़ावा देना चाहती है। इसीलिए विदेशी पर्यटकों का खास ख्याल रखने पर जोर है। ममता बनर्जी ने सभी आयोजकों से कहा है कि वो ध्यान रखें कि विदेशी पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इस साल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि दुर्गा पूजा को बहुत बड़ा किया जाएगा। जिस तरीके से यूनेस्को की जो टैग इस बार जो दुर्गा पूजा को मिल चुका है, उस दौरान उसके मद्देनजर रखते हुए एक रैली बुलाया जाएगा और जो आयोजन किया जाएगा 1 सितंबर को, और जिसमें बढ़ चढ़कर तमाम जो दुर्गा पूजा के आयोजक हैं कोलकाता के, वो हिस्सा लेंगे। दुर्गा पूजा बंगाल की पहचान से जुड़ी है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बंगाल का हर आदमी खुद को दुर्गा पूजा से जुड़ा महसूस करता है। यही वजह है कि राज्य सरकार भी इसमें अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। हर साल बंगाल में करीब 40,000 के आसपास दुर्गा पूजा सजते हैं और जिसके तैयारी में लाखों मशक्कत और मेहनत जरूर लगते हैं। लेकिन इस साल कुछ खास है क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना के दौरान, कोरोना के चलते इस उत्सव को जिस तरीके से उल्लास और हर्ष से मनाया जाता था वो नहीं हो पाया। लेकिन ये इस बार उम्मीद है और इसलिए सहायता सरकार की तरफ से भी की जा रही है ताकि इसको और भी बड़ा किया जाए इस साल। कैमरा पर्सन तापुष बैरी के साथ रिक्ति। ममता सरकार की ओर से रियायतों में की गई बढ़ोतरी पर कोलकाता के दुर्गा पूजा आयोजकों का क्या कहना है, हम आपको भी दिखाते हैं। हर साल 50,000 की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। इस साल उसको बढ़ाकर 60,000 किया गया है। उसके साथ साथ मुआवजा जो बिजली की जो इस्तेमाल है उसमें भी 7% किया गया है। तो इसमें किस तरीके से ये सहायता अक्सर किस तरीके से आपके लिए कार्यरत रहता है? ये बहुत कार्यरत रहता है क्योंकि पिछले 11 साल से जो पश्चिम बंगाल में दीदी का जो सरकार चल रहा है उसके बाद से हम लोगों को ये जो अनुदान बोल रहे ये मिलते रहा है। पहले हम लोगों को 25,000 मिलता था, उसके बाद 50,000 और इस साल तो दीदी ने 60,000 हम लोगों को बोला है, जो ये बहुत हेल्प करता है हम लोगों को पूजा करने के लिए। और जो आपका जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें जो 60% दिया है वो भी बहुत हेल्प करता है। और एक चीज जो है, जो सिंगल विंडो जो दीदी ने कर दिया है पहले से, वो करने में हम लोगों को पूजा में बहुत सहायता होता है। आप कौन से पूजा से जुड़े हुए हैं? बेहाला नूतन दल। चीज बताइए, ये जो 60,000 की जो सहायता राशि सरकार की तरफ से इस बार किया गया है, जो पिछली बार 50,000 थी, ये क्या ये जरूरत होता है या फिर किस तरीके से ये सहायता करता है? बहुत जरूरत होती है, क्योंकि प्रतिमा का जो जो दाम होता है, जो प्राइस जो होता है, वो एवरेज 50 to 60,000 ऐसा ही होता है। तो मान लो ये गवर्नमेंट से हमें एक आइडल जो फ्री दे दिया है, मुफ्त में मिल रहा है, तो बहुत कुछ सहायता रहता है। क्योंकि हर ज्यादातर के ये 75 to 80% पूजा जो होता है जो बजट में 3 लाख 4 लाख ऐसे बजट में होता है, तो उसका अगर 30% या 40% गवर्नमेंट बियर करता है तो वो बहुत सहायता होता है। अब सिर्फ कलकत्ता का कोई चुने हुए दुर्गा पूजा मत देखिए जो लाखों में होता है, लेकिन पूरा 40,000 में से 80% दुर्गा पूजा बहुत मैक्सिमम फायदा होता है इसमें। तो ममता सरकार के ऐलान के बाद पूजा समितियों के अलावा आम लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बार दुर्गा पूजा के दौरान किसी तरह की कोई पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। अच्छा लग रहा है, तैयारी भी हो रही है। 2 साल बाद फिर से सब आदमी आएंगे देखने, अच्छा लगेगा। आपके यहाँ पे फुटफॉल 2019 में कितना हुआ था? 2 लाख के करीब हुआ था पर डे। 1 लाख तो पर डे आते ही हैं। और 2 साल बीच में जो 2 साल था तब कैसे किया? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन अलाउड था नहीं। वो बैरिकेड था, वो आना था और दूर से देख के चला जाना था, तो तब मजा नहीं आ रहा था। तो इस बार मजा आएगा आपको लगता है? इस बार तो आना ही है। इस बार क्या क्या होने वाला है आपके यहाँ पर? इस बार इको फ्रेंडली हम लोग पैंडल बना रहे हैं और जो दर्शक आएंगे उनके लिए खास ख्याल रखा जा रहा है, जिससे वो लोग अच्छे से पूजा देख सके। बहुत ज्यादा हम लोग एक उम्मीद लगा के, आस लगा के बैठे हैं कि इस साल की दुर्गा पूजा पिछले 2 सालों से बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित रूप में हम लोग मनाएंगे और सब लोग बहुत खुशी से मनाएंगे। इसी का इंतजार है। माँ का अच्छे से हम लोगों को स्वागत करना है। माँ की जल्दी से माँ आए, बस अब इसी का इंतजार है। अब तो दुर्गा पूजा समितियों को 60-60 हजार रुपए, पूजा पंडालों को 60% की रियायत पर बिजली और राज्य कर्मचारियों को 11 दिन की छुट्टी के ऐलान की खास वजह है। दरअसल 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही दुर्गा पूजा इस बार कई मायनों में खास है। मां दुर्गा की पूजा सदियों से पश्चिम बंगाल की धार्मिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है, लेकिन अब मां दुर्गा की स्तुति और पूजा की धुन देश से होते हुए दुनिया भर में छा चुकी है। मां दुर्गा की आराधना से जुड़ा ये पर्व यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, जो बंगाल समेत पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। 38 दिनों बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है। पिछले साल यूनेस्को की तरफ से मिली विश्व धरोहर की मान्यता की वजह से इस बार दुर्गा पूजा की अद्भुत रौनक देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पूजा से जुड़े आयोजनों को भव्य बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। यूनेस्को से मिले कल्चरल हेरिटेज के तकमे से बेहद उत्साहित ममता बनर्जी ने इस बार दुर्गा पूजा को यादगार बनाने के लिए कमर कस ली है। यूनेस्को को धन्यवाद देने के लिए ममता बनर्जी 1 सितंबर को कोलकाता में एक मेगा रैली करने जा रही हैं। इस रैली के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व खुद ममता बनर्जी करेंगी। इस शोभा यात्रा में आम लोगों के अलावा 10,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे, जो बंगाल के अलग अलग कोनों से यहां पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान कोलकाता में यूनेस्को की टीम भी मौजूद रहेगी। दरअसल कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने यूनेस्को के डायरेक्टर एरिक हॉल को निमंत्रण भेजा था, जिस पर यूनेस्को के डायरेक्टर ने अपनी टीम के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होने की सहमति दे दी। दरअसल पिछले साल ही कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की तरफ से हेरिटेज का टैग मिला है और यही वजह है कि इस बार दुर्गा पूजा को भव्य रूप देने के लिए ममता बनर्जी ने तोहफों का पिटारा खोल दिया है, ताकि मां के भक्तों को भी पहले से कहीं ज्यादा रौनक देखने को मिले। बंगाल में हर साल लगभग 37,000 सामुदायिक पूजा का आयोजन किया जाता है और इनमें से करीब 2500 आयोजन अकेले कोलकाता में होते हैं। जाहिर है कि इस बार की दुर्गा पूजा केवल बंगाल के लिए नहीं, बल्कि देश भर के लिए बेहद खास होने वाली है। ऐसे में सभी आयोजक बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को और भी भव्य रूप देने की कोशिश में जुट गए हैं।
everybody knows UNESCO through its World Heritage Sites. But for 20 years, we've also worked around India together, first and foremost, with the government of India to promote and safeguard what we call the intangible cultural heritage. That is all the living heritage of the country. It goes from music to oral traditions to arts and crafts and much more. और अब उत्सव का जिक्र हो रहा है तो दुर्गा पूजा से पहले आएगा गणपति उत्सव। जरा बात उसकी भी कर लेते हैं। तैयारियां क्योंकि जोरों पर हैं। कोरोना की पाबंदियों के कम होने के बाद अब 2 साल बाद त्योहारों की रौनक वापस लौटी है। गणेशोत्सव के लिए मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बेंगलुरु में प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों का कारोबार चल पड़ा है और ये कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में दिन रात एक किए हुए हैं। एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। बस इंतजार है उस शुभ मुहूर्त का जब श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बप्पा को अपने घर लेकर आएंगे। देश भर में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। बप्पा के स्वागत के लिए सब तैयार है। बेंगलुरु में दुकानों में रखी गणेश मूर्तियां बता रही हैं कि यहां गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते यहां गणेश मूर्तियों का व्यापार ठप पड़ा था, लेकिन इस साल कारोबार चल पड़ा है। बेंगलुरु शहर की आरवी रोड पर गणेश मूर्तियां भारी संख्या में बिक रही हैं। गणेश भक्त यहां समूहों में आ रहे हैं और गणपति की मूर्तियां खरीद रहे हैं। 2 साल से कोरोना से व्यापार अच्छा नहीं हुआ। ये साल थोड़ा रूल्स भी बढ़ा दिया, उसलिए थोड़ा अच्छा हो रहा है, व्यापार अच्छा हो रहा है सर। कस्टमर भी आ रहे हैं, वेराइटी भी गणेश भी मिल रहे हैं, लेके जा रहे हैं सर। यहाँ कई वैरायटी की गणेश मूर्तियां हैं। खास तौर पर शिव कुमार स्वामी जी मूर्ति और लोकप्रिय कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार गणेश मूर्ति भी यहाँ उपलब्ध है और खूब पसंद की जा रही है और इनकी बिक्री की भी संख्या यहाँ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन बीत चुका है, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश वाली आफत जारी है। देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश से बेहाल हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां मूसलाधार बारिश से राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हैं, लेकिन कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां लोगों को मदद का इंतजार है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई दौरा किया है। अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हर तरफ पानी ही पानी, क्या दुकान, क्या मकान और क्या सड़कें, सब पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। भोपाल के जिन रास्तों पर आम दिनों में गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, वहां अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। राजधानी के निचले इलाकों के साथ साथ पॉश इलाकों में भी 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। जिन लोगों को बचाया जा रहा है वो अपने साथ जरूरत का थोड़ा बहुत सामान भी ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश आफत बनकर कैसे टूटी है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इंडस कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को नाव के जरिए, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी भर चुका है कि अब लोगों के सामने जान का जोखिम बन गया था और इसलिए यहाँ पे नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और लोगों को नाव से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तमाम लोग कॉलोनी के जो अपना जरूरी सामान अब लेकर के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में डराती है। भोपाल के अंदर नाव चलाने की नौबत आ गई है। यहाँ पर इतना पानी भर चुका है कॉलोनियों में और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात भोपाल में कितने ज्यादा भयावह हो चुके हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है इस बात की कि भोपाल के रिहायशी इलाकों में जो बारिश का पानी घुसा है उसने अब लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आसमान से आफत बनकर बरस रही बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही।
जिसे देखते हुए भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मिलकर विदिशा में 190, राजगढ़ में 103, अशोकनगर में 94, रायसेन में 7, जबलपुर में 5, मंडला और गुना में 3-3 लोगों को बचाया है। वहीं सिद्धि में भी 2 लोगों को सरकारी एजेंसियों ने बचाया। राज्य की ज्यादातर नदियां पहले से ही उफान पर हैं। ऐसे में बांधों से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों और नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तांडव मचा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी ने कहर बरपा दिया है। हम मेला ग्राउंड इलाके में मौजूद हैं इस समय, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेतवा नदी का पानी किस कदर रिहायशी इलाकों में घुसा, उसकी एक तस्वीर आपको दिख जाएगी। वो जो आप सामने शख्स को देख रहे हैं, उतना पानी इस समय इस कॉलोनी में घुसा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बहाव इतना ज्यादा तेज है। ये देखिए, ये जो चीजें बह करके जा रही हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ नदी का बहाव कितना तेज है। और नदी का बहाव ही यहाँ पे इतना ज्यादा है कि हमें हिदायत दी गई है कि हम बिना ये सेफ्टी जैकेट पहने हम इस पानी में उतरे भी नहीं। भारी बारिश से बिगड़े हुए हालात को देखते हुए खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने हवाई सर्वे करके प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के पीछे वजह बांग्लादेश से आए साइक्लोनिक प्रेशर और कम दबाव के क्षेत्र का बनना बताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह से बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। शिवसेना किसकी है, इस पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि संविधान पीठ का फैसला आने तक एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने से जुड़ा कोई भी कदम न उठाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ 25 अगस्त को करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 3 बार सुनवाई हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले में फैसला जल्द आ सकता है। रग्बी का खेल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन जिस तरह की रग्बी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। स्विट्जरलैंड में पानी की सतह पर खेला जा रहा है रग्बी का खेल। दरअसल वाटर रग्बी स्विट्जरलैंड में बहुत पॉपुलर है और इसे लोग खूब एंजॉय भी करते हैं। 21 खिलाड़ी इस खेल में शामिल होते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही बड़े जोश और खरोश के साथ इस खेल का हिस्सा बनते हैं। वीकेंड पर यह खेल यहां के लोगों का पसंदीदा खेल है। खुले मैदान में रग्बी का खेल आपने देखा होगा, लेकिन रग्बी का ये अंदाज कुछ अलग है। यहाँ खेल का मैदान तो है, लेकिन ये मैदान पानी के ऊपर है। फ्लोटिंग मैदान पर रग्बी का ये जोश देखने लायक है, जहाँ दौड़ना भी है, पकड़ना भी है, लेकिन साथ ही पानी में कूदना भी है। तस्वीरें स्विट्जरलैंड की है, जहां पानी के ऊपर रग्बी खेला जा रहा है। 6 लोगों की 2 टीमें फ्लोटिंग मैदान पर मौजूद है।
और रग्बी को लेकर जिस टीम का खिलाड़ी फ्लोटिंग मैदान से पानी में कूदता है, 1 पॉइंट उस टीम के नाम हो जाता है। रग्बी का ये खेल तो पुराना है, लेकिन नए मैदान के हिसाब से इसके नियम अलग हैं। अब देखिए, जिस टीम के हाथों में रग्बी है, उसे दूसरी टीम के लोग किनारे जाने से रोक रहे हैं और ये खिलाड़ी रग्बी को अपनी टीम के दूसरे प्लेयर को पास करता है। धीरे धीरे बचते बचाते प्लेयर फ्लोटिंग मैदान के किनारे पहुंचता है और रग्बी को पकड़ते हुए पानी में छलांग लगा देता है। और ये मौका होता है जश्न का, क्योंकि 1 पॉइंट टीम के खाते में चला जाता है। इसी तरह जिस टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं, वो टीम जीत जाती है। रग्बी एक हाई एनर्जी वाला खेल है, जिसमें भाग दौड़, छीना झपटी और कुश्ती होती है। और इन सब के साथ वाटर रग्बी में स्विमिंग भी जोड़ दी गई है, जो इस खेल को और रोमांचक बना देती है। दरअसल वाटर रग्बी स्विट्जरलैंड में काफी पॉपुलर है और इसे लोग खूब एंजॉय करते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही बड़े जोश के साथ इस खेल में हिस्सा लेते हैं। ये खेल करीब 10 से 15 मिनट का होता है, जिसमें स्कोर करने के लिए टीम पानी में कूदती है। कहते हैं कि रग्बी के मैदान में उतरना जितना आसान है, टिके रहना उतना ही मुश्किल। इसकी वजह ये है कि दम खम का ये खेल हर कदम पर खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती का इम्तिहान लेता है। रग्बी भारत में भले ही ज्यादा लोकप्रिय ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली जैसे देशों में ये काफी पॉपुलर है। शारीरिक दमखम के इस खेल में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिमी देशों में रग्बी का क्रेज बहुत ज्यादा है। वैसे इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। रग्बी में खास बात यह है कि इसे खुले मैदान में भी खेला जाता है और अंडर वाटर भी इसे खेला जाता है। और इन दोनों में अंतर क्या है, इसे हम विस्तार से समझते हैं मेरे सहयोगी राहुल रावत से। जिनेवा से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आई, जिसमें देखा गया कि एक फ्लोटिंग, एक राफ्ट के ऊपर लोग रग्बी खेल रहे थे। ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको वाटर रग्बी का नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड में काफी मशहूर भी है, पर जो असली जो रग्बी होती है उसमें और वाटर रग्बी या फिर अंडर वाटर रग्बी, इसमें काफी फर्क है। सिर्फ नाम में थोड़ी समानता है। रग्बी यूनियन जो हम देखते हैं, जो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में काफी मशहूर है, खेली जाती है और काफी एक पॉपुलर स्पोर्ट है। वहीं एक होती है अंडर वाटर रग्बी, यानी जो पानी के नीचे खेली जाती है। दोनों में काफी फर्क है। रग्बी यूनियन की अगर हम पहले बात करें, उसके स्कोरिंग पॉइंट्स अलग होते हैं, एक अलग डायमेंशन, एक अलग मैदान के अलग डायमेंशन होते हैं। 100 बाई 80 का एक फील्ड होता है बड़ा, उसमें 15 प्लेयर एक टीम से खेलते हैं, दूसरी टीम से भी 15 खिलाड़ी खेलते हैं। करीब 80 मिनट का ये आपका पूरा खेल होता है। 40-40 मिनट में आपके 2 हाफ्स बटे हुए होते हैं और स्कोरिंग पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपके भाई किसी ने पहले कन्वर्जन किया, उसके बाद ट्राई, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे आपके स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं। वहीं जो अंडर वाटर रग्बी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट यूरोप में फिर भी काफ़ी खेला जाता है। फिलहाल करीब करीब 25-28 देश हैं जो अंडर वाटर रग्बी में पार्टिसिपेट करती हैं, खेलते भी हैं और उनकी चैंपियनशिप्स भी होती है। अंडर वाटर रग्बी बहुत बड़ा मैदान तो नहीं होता, पर ये स्विमिंग पूल के नीचे खेला जाता है। जैसे कि रग्बी की हम बात करें, जो फील्ड रग्बी होता है उसमें आपकी ओवल यानी अंडे के आकार की बॉल होती है। वहीं अंडर वाटर रग्बी में आपकी जो बॉल होती है वो गोल होती है, थोड़ी छोटी होती है और साथ ही उसमें सॉल्ट भरा जाता है, यानी नमक, ताकि उसकी डेंसिटी जो है पानी से थोड़ी ज़्यादा हो और वो पानी के नीचे ही रहे या ना कि ऊपर ना आ जाए। वहाँ पे अंडर वाटर रग्बी में यहाँ आपके जो खिलाड़ी हैं
वो 6 खिलाड़ी पानी के अंदर रहते हैं और 6 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर रहते हैं। यानी आपका जो पूरा जो गेम होता है वो पानी के नीचे होता है। यहाँ पे गोल जो है आप मान लीजिए बास्केट होती है, दोनों टीम के अपनी अपनी जो तरफ एक एक बास्केट रखी होती है, वहां आपको गोल करने होते हैं। सिंपल सा आपका स्पोर्ट है कि आप मान लीजिए कि एक फुटबॉल की तरह आप ले लीजिए कि एक तरफ एक टीम है, दूसरी तरफ दूसरी टीम है और एक टीम को दूसरी तरफ बास्केट में बॉल आपकी डालनी है। वहां पे आपके सब्स्टिट्यूशंस होते हैं क्योंकि आपका ज्यादातर जो खेल है वो सारा पानी के नीचे होता है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आपका एंड्योरेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा टेस्ट होता है इस अंडर वाटर रग्बी में। तो नाम हालांकि दोनों का रग्बी है, बट समानता अगर आप देखें तो तकरीबन कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के कई देशों में रग्बी यूनियन खेला जाता है। कुछ लोग रग्बी यूनियन या फिर रग्बी सेवेंथ की तुलना में कम नियमों के साथ ही रग्बी बीच को भी खेलते हैं, जिसे बीच पर खेला जाता है। इस टच गेम के तौर पर भी इसे खेला जाता है और इन सभी रग्बी खेलों में सबसे ज्यादा रोचक है रग्बी यूनियन। 2016 के बाद से रग्बी यूनियन को ओलंपिक्स में भी शामिल किया गया, जिसके बाद से कई देशों ने इस गेम को अपने स्पोर्ट्स में शामिल किया है। आपको टॉप 5 देशों का नाम भी बता देते हैं जहां पर इस गेम को खेलने के लिए खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अंडर वाटर रग्बी खेलने वाले देशों में सबसे पहला नाम नॉर्वे का आता है। यहां के खिलाड़ियों में अंडर वाटर रग्बी को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी का नाम आता है। जर्मनी के खिलाड़ियों के बीच ये खेल बहुत लोकप्रिय है। तीसरे नंबर पर स्वीडन का नाम आता है, जहां पर खिलाड़ी रग्बी को काफी पसंद करते हैं। चौथे नंबर पर आता है फिनलैंड, जहां पर बड़े उत्साह के साथ इस खेल को खेला जाता है। और 5वें नंबर पर है डेनमार्क। इसके अलावा अगर हम रग्बी यूनियन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आयरलैंड है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है जहां पर सबसे ज्यादा खिलाड़ी रग्बी खेलते हैं, तीसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका, चौथे नंबर पर आता है छोटा लेकिन स्पोर्ट्स में काफी बड़ा नाम है न्यूजीलैंड, और 5वें नंबर पर इंग्लैंड, जहां से इस गेम की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे के स्लोगन के करीब पहुंच रहा है भारत। जी हां, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन करने वाले देशों में भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। साल 1951 में एक भारतीय को जहां हर साल सिर्फ 5 अंडे ही खाने को मिल रहे थे, वहीं साल 2021 में प्रति व्यक्ति अंडों की खपत 90 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहता है कि हर इंसान को साल में 180 अंडे खाने चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।